बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस जो तबाहकारियाँ हैं उनका सिलसिला अभी भी जारी है। जो हम अमवात की सूरत हाल देख रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से आदादो शुमार हमारे सामने आए हैं, 1033 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, 9 लाख से ज़ायद मकानात ज़बीबोस हो चुके हैं, 8 लाख मवेशी जो हैं वो हलाक हुए हैं और जो अफराद इसमें मुतासिर हुए हैं वो हुकूमत के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख अफराद हैं जो इसमें मुतासिर हैं। हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुछ इत्तलात ये भी आ रही थी कि जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस किस्म का सैलाब नहीं देखा, वहीं पर कुछ तखमीना लगाया गया है नुकसानात का। तो ये बताया जा रहा है कि 2010 का जो सैलाब था उससे कहीं ज़्यादा ये तखमीना है नुकसानात का जो अभी तक इन सैलाब की नज़र हो चुका है, सैलाब की वजह से हो रहा है। और अभी तो ये थमा नहीं है। असल जो तखमीना है वो तो पता चलेगा जब ये बारिशों का सिलसिला रुक जाएगा, इस सैलाब की सूरत हाल जो है वो काबू में आ जाएगी और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के सवालात के ऊपर जो है ये तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने पहले सिंध का दौरा किया, वहाँ पे सिंध हुकूमत के साथ मिल के उन्होंने इक़दामात का जायज़ा लिया, 15 अरब रुपए की जो इमदाद है उसका ऐलान किया। फिर बलूचिस्तान का आज दौरा किया है, वहाँ पर 10 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। कुछ चीज़ें आपको बता दें जो कि वज़ीर आज़म ने आज इनका खुद जिक्र किया, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तमाम मुखय्यर हजरात से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो आगे आएँ और इसमें अपना हिस्सा डालें, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। आज भी वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि सिंध में और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है सैलाब की वजह से। फिर जो इमदाद बाहर के ममालिक से आई हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज तुर्की से 2 जहाज़ जो हैं वो इमदादी सामान लेकर कराची पहुँचने वाले हैं। ईरान के सदर का उन्होंने बताया कि उनसे भी इस हवाले से उनकी बात हुई है। UAE से भी उन्होंने कहा कि इसी किस्म के जो इमदादी सामान के जहाज़ हैं वो भी पहुँच रहे हैं। दोस्त ममालिक का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। बरतानिया जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन पाउंड्स की उन्होंने इमदाद की है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। ये वज़ीर आज़म की आज बातें थीं और वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे थे कि जो भी फलाही ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जिस तरीके से काम कर रही हैं उनको भी यकीनी तौर पे उन्होंने दाद दी। और साथ ही साथ ऐसे जब भी सानेहात होते हैं हम देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम वैसे ही एक रेजिलिएंट कौम है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस इमदादी कार्रवाइयों में लेती है, लेकिन ऑब्वियसली जो तबाही है उसके बायस लोगों के लिए मुश्किलात का सामना इस तरीके से भी है कि रसाई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सड़कें नहीं हैं, ब्रिजेस नहीं हैं, ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे ही फिलैंथ्रोपिस्ट्स मौजूद हैं जो फलाही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बलूचिस्तान के हवाले से स्पेशली अगर हम बात करें आज के प्रोग्राम में तो फ़रा अजीम शाह साहिबा जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस हवाले से हमें बताएंगी। आज ये जानने की कोशिश करेंगे जो फलाही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं कि लोग किस तरीके से अपना हिस्सा जो है वो इसमें डाल सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ ज़्यादा बुरे हालात हैं और क्या जो है वो किस तरीके से इन लोगों से या इन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग। तारुफ करवा दूं, अरीबा अलमास मक्सी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। अरीबा, झलमक्सी में हमने आपको देखा भी, वहाँ से आपको सुना भी कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं किस तरीके से वहाँ पर रिलीफ इन लोगों को फराहम किया जाए, उस पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। आप फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेटर ख़ुद भी हैं। सैयद ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JDC वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आप ख़ुद इस सिलसिले में वहाँ सिंध के अंदर कराची के अंदर काम कर रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर फ़रा अज़ीम शाह साहिबा आपसे आगाज़ करूँ, वज़ीर आज़म ने जैसे कहा कि ज़िंदगी में मैंने ऐसा सैलाब नहीं देखा, बलूचिस्तान के वाकई बहुत बुरे हालात हैं, जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं। आप ये बताएंगे कि अभी कितना ख़तरा मौजूद है, क्या बारिशों की वहाँ पर मज़ीद भी पेशेंगोई है या ये सिलसिला थमने का नाम ले रहा है आगे, ताकि जो रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ का काम है वो शुरू किया जा सके। कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे राब्ता ही नहीं हो रहा, जहाँ तक रसाई ही नहीं है, ज़रा इस पे पहले बताइए। कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो 75 साल का मसला है। ये जो आज हालात आप देख रहे हैं
अगर ये इतने सालों में बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दे दी जाती तो आज इतने बुरे हालात बलूचिस्तान के ना होते। अब जिस तरीके से ये पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बारिशों ने इस साल, और ये सिलसिला शुरू हुआ है 12 जून से जो अभी तक जारी है और मजीद कुछ दिन और भी जारी रहेगा। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरियाज हैं हमारे वो हैं झलमक्सी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, इसके साथ साथ लसबेला, तुर्बत केज पिछले दिनों में, और फिर अगर जोब से आगे आपको मैं लेके चलूं तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा इंतजामिया को भी मुश्किलात का सामना था रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन में। इसके साथ साथ कल परसों मेरी सिब्बी भी बल्कि बात हो रही थी, वहां के एक दो गांव हैं, कच्छी के कुछ इलाके हैं, कोहलू है, तो ये तकरीबन मैं कहूंगी कि आधे से ज्यादा बलूचिस्तान जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। बारिशों की वजह से सैलाबी रेलें गुजर रहे हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसमें इंतजामिया को भी चंद ऐसे इलाके हैं जहां मुश्किलात का सामना है। और आपको पता है कि रिसोर्सेज के हवाले से अगर मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की बात करूं तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा महदूद हैं, लेकिन फिर भी तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें पीडीएमए है, हमारा इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, पीएचई है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आर्मी है, एफसी है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स यूनाइटेड होके वेल कोऑर्डिनेट आपस में कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। इसके साथ साथ मैं सादिया आपको ये बताऊं कि हम काफी अभी ये परसों ही ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हमने डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था इस्लामाबाद में, जिसमें हमने तमाम यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स उनको एंगेज किया है, प्रोमिनेंट एनजीओज ऑफ पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। कल भी बल्कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि हमें लग रहा है जितना मैं काम कर रही हूँ, आप देखिए सिंध में तो सैलाब अभी शुरू हुआ है और बलूचिस्तान के हवाले से मैं पिछले 2 महीने से तमाम प्रोग्राम्स में आप लोगों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बलूचिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि जब से उन्होंने हल्फ उठाया है वो खुद जाती दिलचस्पी भी ले रहे हैं और कई दफा वो बलूचिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और इन फ्लड्स की सिचुएशन में भी वो खुद जाके वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने 2 दिन पहले सुनी होगी तो उन्होंने खुल्लम खुला ये ऐलान किया है और वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया है कि कोई भी इंतजामिया का मेंबर चाहे वो जिस लेवल पर भी होगा, इवन मिनिस्टर लेवल पर भी होगा, तो उसकी नाअहली और नालायकी अगर इन दिनों में सामने आई तो वो अपने आप को सस्पेंड समझे। तो ये एक बड़ा एक खुश आइन मैं कहती हूँ कि बात है अपने सरबराह की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की जानिब से। टाइम के अंदर ऑब्वियसली जब पाकिस्तानी कौम जो है वो इतने बड़े एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है तो डेफिनेटली तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसी चीज़ को, क्योंकि बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया और ये बात भी सही है कि वहाँ पे ऑब्वियसली 2-2.5 महीने से हालात चल रहे हैं, तो अरीबा मक्सी साहिबा आपके मुताबिक क्या सूरत हाल है और आप क्या बताएंगी कि वहाँ कौन कौन से इलाके हैं? जैसे फराह शाह साहिबा भी बता रही थी कि अभी तो बारिशें हैं, अभी मजीद ऐसा नहीं है कि वो थम गया है। सो असल चीज़ तो जब बारिशें थमेंगी, ये सैलाबी रैले रुकेंगे, फिर पता चलेगा कि कितना नुकसान है। लेकिन अभी तक की जो फुटेजेस हैं वो भी बहुत बड़ा एक जो बुरा हाल वहाँ का है वो बता रही हैं। सो आपकी नज़र में किस तरीके से ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर एडिंग मी टू द शो। मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारे पास जो रिपोर्ट आई है आज की वो ये है, यू शुड नो दैट झलमक्सी इज़ राइट नाउ लाइक एन आइलैंड। वो एक जजीरा बन चुका है। शदाद कोट जो नियरेस्ट सिटी लिंक है वो भी एक जजीरा बन चुका हुआ है। सो देयर इज़ नो सप्लाई लाइन रूट फॉर गुड्स टू एंटर, फॉर रिलीफ गुड्स टू एंटर। फूड शॉर्टेजेस हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। I don't want to get into any blame game कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, बट इस वक्त हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर्स अब अरेंज हो गए हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और उससे पहले हमारे पास 1 हेलीकॉप्टर था which was not enough, but thankfully they've coordinated with us. I am not only coordinated for Jhalmaksi, I've just coordinated for Rajanpur also with private NGOs. I put together a lot of media personnel and people who would like to help. There is the Apna organization on board. There are a lot of other international organizations. There's international media. I just spoke to SBS for an appeal to the international community. We are not equipped to deal with this kind of a catastrophe. This is too large. We have to be united and we have to liaison together
हम अगर इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे होके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करेंगे, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग किसी भी इंडिविजुअल के पास या गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के पास कैपेसिटी और एक्सपर्टीज नहीं है टू डील विद सच फ्लड्स. This is like the report that I had, कि the flood water was 12 feet high between क्या कहते हैं on the border of Sindh and Balochistan, which is Head Bagh to Chukki. I mean Jafrabad डूब चुका हुआ है हमारा adjoining area. नसीराबाद में गंदावा which is our district headquarter for district government, वो भी completely तबाह हो चुका हुआ है. वहाँ पे गवर्नमेंट वाले खुद जो हैं वो रिलीफ एफर्ट्स के लिए यू नो देयर अपीलिंग फॉर दैट. हमारे लोग स्ट्रैंडेड हैं. हम पाकिस्तान एरियल के थ्रू एरियल सपोर्ट के थ्रू हेलीकॉप्टर्स के थ्रू इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स में लगे हुए हैं. And I hope that our media and our NGOs and the nation rises up to this occasion to raise a voice for Pakistan together to the entire world. बिल्कुल ठीक है. ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये टाइम जो है ये ब्लेम गेम का नहीं है. आपने सही कहा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमें चाहिए. किसी भी सूबाई हुकूमत के पास या इनफैक्ट वफाकी हुकूमत के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हो रही है उससे निपटा जा सके. उसमें फिर बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ज़फ़र अब्बास साहब हैं, शाहिद इकबाल साहब हैं, आप खुद कर रही हैं, सब लोगों को, और फिर मुखय्यर हज़रात हैं, बहुत सारे लोग अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पर आगे आ रहे हैं. ज़फ़र अब्बास साहब, आप क्या बताएंगे कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर स्पेशली, क्योंकि आप वहाँ पे भी हैं, आई एम श्योर बाकी सिंध के इलाकों का भी जो बुरा हाल हुआ है वहाँ पे भी आप लोगों की रिलीफ एफर्ट्स चल रही हैं. सो क्या सूरत हाल है इस वक्त? कितना कितने फीसद हम जो हैं वो ख़तरे से या जो खदशात जिनका इजहार किया जा रहा था सिंध हुकूमत की तरफ से आज से 2-3 पहले दिन तक, क्या आपको लगता है कि उन खदशात में, उन ख़तरात में कमी आई है? देखें, वो ख़तरात और वो खदशात जो हैं वो बढ़ रहे हैं. हम अगर देखें हालात को तो हमारा अब जो सफ़र है वो अभी हम अगर कह रहे थे कि लोग ज़िंदा हैं, तो अब वो मौत की जानिब ख़तरा बढ़ रहा है. देखें ना, जो लोग बेचारे कई 100 किलोमीटर अंदर हैं, सड़कें नहीं हैं, खाना उनके पास नहीं है, उनके पास लकड़ी गीली है, कैसे वो क्या करेंगे, सड़कें नहीं है. जो बेचारे लोग शहर तक पहुंच भी रहे हैं, कह रहे हैं 40 किलोमीटर पैदल चल के आए. पानी के अंदर अगर आप पाँव रखते हैं और आप जानते हैं खेत हैं तो चप्पल फंस जाती है, तो फिर खाली पाँव निकाल के लोग नंगे पाँव सफ़र कर रहे हैं. कांटे छुप रहे हैं, सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, 1000 प्रॉब्लम है वहाँ पर. और दूसरी बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो लोग हैं, देखें, हमने तो जिस वक्त अपने रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया था उस वक्त बलूचिस्तान का सैलाब था. कम से कम उस वक्त बलूचिस्तान में सड़कें थीं. इस वक्त तो वो भी नहीं है. हम बलूचिस्तान, हमारी जो गाड़ियाँ गई हैं, ट्रक गए, सब फंसे अब तक पहुँच भी नहीं पाए. सिंध में जो आफत आई है इसमें सिर्फ शायद 2-3 शहर बचे होंगे, सब तबाह हो गया है. और ऐसी तबाही है, आप देखें, हमें तो जो हम सिटी बना रहे हैं खैमों के, वो हमें पन्नू आखिल में जगह मिली है, वो भी एक सड़क, क्योंकि सड़क के अलावा तो कुछ ऊंचाई नहीं है, सब डूबा हुआ है. तो अगर बात ये हम सिटी बना रहे हैं तो आपके जहन में सिटी सुन के खैमों का ख्याल आएगा कि लाइन से 100, 200, 400 खैमे लगे होंगे. नहीं, बिल्कुल सीध में लगे हुए खैमे, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है, लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं, रोज़ाना 100-150 ट्रक निकाल रहे हैं. कल 100 ट्रक निकाले, आज 150 ट्रक निकाल रहे हैं. कि अब ये 150 ट्रक को अगर जब डिवाइड करते हैं कि जी खैरपुर 3 ट्रक जा रहे हैं, नवाबशाह 2 ट्रक जा रहे हैं, गंबड़ 4 ट्रक जा रहे हैं, दादू 6 ट्रक जा रहे हैं, लड़काना इतने ट्रक जा रहे हैं, नौशेरो फिरोज इतने ट्रक जा रहे हैं, फिर राजनपुर, तौसा, इन एरियो में जो काम चल रहा है, वहाँ जो गाड़ियाँ भेजी हैं वो अब तक नहीं पहुँच रही हैं. 36 घंटे लग रहा है गाड़ियों को पहुँचने में. अगर एक ट्रक की कॉस्ट 60,000 रुपये, तो वो अपनी मंजिल पर पहुँचने तक 1,80,000 रुपये का पड़ रहा है. और वो सही बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरी 1 दिन के लिए बुक कराया था, आज 3 दिन तक तो एक ही जगह पे फंसा हुआ हूँ. फिर उसके बाद जिस शहर पहुंच रहा है वहां से जो अतराफ में जाना है वो सब पानी में डूबा हुआ है. तो बात यह है कि इस वक्त तो बहुत मुश्किल है. मैं बार बार लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि लोग खुद जैसे कोशिश कर सकते हैं, जो जरिया उनके दिमाग में आ रहा है उस जरिए को अपनाएं. और जहाँ तक रह गई बात महंगाई की या लोग मुश्किलात कह रहे हैं, हालात नहीं है ऐसे, एक वक्त का खाना छोड़ दें, अपना एक वक्त का खाना छोड़ें और वो एक वक्त का खाना अपनी फैमिली की 12-14 रोटियाँ पैक कराएं टिन पैक में और रवाना कर दें, किसी भी इदारे के थ्रू रवाना कर दें. इस वक्त लोग मुसीबत में, अगर हमने उनका इस वक्त साथ नहीं दिया तो हम बहुत बड़े इंसानी अलमिया की तरफ चले जाएंगे. फिर हम अपीलें कर रहे होंगे कि खुदा के वास्ते प्लास्टिक में ना दफनाएं. हम सफ़ेद कपड़ा ढूंढ रहे हैं 1 करोड़ लोगों के लिए ताकि उनका कफन बना सके. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हम सीधी बात है, अगर हुकूमत कह रही है 3 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे, तो ये सच है
आफत जो लोग इन जगहों पे काम कर रहे हैं उनसे पूछ लें कि तुम्हारा ट्रैवलिंग में क्या हाल हो रहा है। हम सक्खर से कराची 16 घंटे में पहुंचे, मेन हाईवे से, ना खेतों से, ना कच्ची सड़कों से, ना जंगल से, मैं मेन हाईवे की बात कर रहा हूँ। 2-2 किलोमीटर के पैच हर 10 कदम के बाद दे गए। ठीक, सही कह ना, यानी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। मैं इस पे दोबारा भी आते हूँ। मैं ज़ाहिर है आप सबसे चारों से भी जानूंगी अगले सेगमेंट के अंदर कि जो आवाम देख रही है, क्योंकि एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमती सतह पर तो चलें वो सियासतें हो ही रही हैं कि बयान आ गया कि जी हुकूमत जो है वो पैसा जमा नहीं कर सकती, खान साहब ने कहा मैं टेलीथॉन करके जमा करूंगा, इस वक्त वो चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। बट आवाम जो देख रही है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, हर इनफरादी सतह के ऊपर हर शख्स जो है वो किस तरीके से काम कर सकता है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। शाहिद इकबाल साहब, अल खिदमत फाउंडेशन भी डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हमेशा हमने देखा है कैसे जो भी इंसानी अलमी होते हैं, जो सानहात होते हैं, उसमें आप लोगों का बड़ा आगे आगे किरदार एक होता है। आप लोगों को किस किस्म की तकलीफ़ें सामना करना पड़ रहा है, जिनका क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलात हैं इस पूरे रिलीफ ऑपरेशन के अंदर? बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बात की रियलाइजेशन मुल्क भर में हो कि ये एक बहुत बड़ा कौमी सानहा है, और इस रियलाइजेशन में हमने बहुत कीमती वक्त ज़ाया किया है। और जब किसी भी डिज़ास्टर में जब हुकूमत या उसके इदारे या इवन अवाम ये रियलाइजेशन जितनी लेट करेंगे, मुतासिरीन को इतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक तो इस पर हम चीखते रहे हैं, ये मेरे जो कोलीग्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी। तो बहरहाल अगर अब हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि ये एक बहुत बड़ा सानहा है, हम इसको कंपेयर करें 2010 के फ्लड से, ये किसी भी तरह से उससे कम का सानहा नहीं है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। ये 3 करोड़ लोगों की बात हो रही है, एक इंसानी जान भी कीमती है। और जो इस वक्त सूरत हाल है जिसकी सब लोगों ने मंजरकशी की है, असल इशू इस वक्त एक्सेसिबिलिटी का है। देखें, अगर हम इससे पहले 2010 के फ्लड में करें तो अर्बन सेंटर मुतासिर हुए थे, उसमें लोग एक क्लस्टर में रह रहे थे, बड़ी आबादियाँ थीं, उसमें हमारी एक्सेस जो है वो एक हफ्ते के अंदर 4-5 दिनों के अंदर हो गई थी। हम सब जो समाजी तंजीमें हम पहुँच गए थे, हमारे रज़ाकार मौजूद थे। इस वक्त अगर मैं बहुत ही मुफ्तात अंदाजे में भी बात करूं तो बलूचिस्तान का 30 से 40% हिस्सा ही इनएक्सेसिबल है। इसी तरह जनूबी पंजाब में जो तोनसा के आसपास के इलाके हैं, सिंध का भी तकरीबन यही सूरत हाल है। और बलूचिस्तान का तो देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस वक्त हेलीकॉप्टर के अलावा 40 से 50% जगहों पर तो आप पहुँच ही नहीं सकते। तो एक तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन हो, दूसरे अवामी सतह पर भी हम इसको, जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, हम मीडिया से ये बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को हाईलाइट करें कि ये बहुत बड़ा सानहा है, सब लोग जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, कौमी वहदत का इजहार करें। 2005 के फ्लड में भी हमने ये जज्बा देखा था, 2010 के फ्लड में भी हमने देखा है, लेकिन बदकिस्मती से ये मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो रहा। पिछले 4-5 दिनों की अलग कहानी है, लेकिन देखें बलूचिस्तान में तो 2 हफ्तों से ये सारी सूरत हाल जारी थी। हम इसको क्यों कैमरे की आंख इसको नहीं देख सकी, या इसको जो है हमारी यानी इदारे जो है वो इसको रियलाइज़ नहीं कर सके। तो अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अब भी वक्त है। हम किसी भी सूरत हाल में इसमें नहीं पड़ना चाहते। NDMA भी अब मैदान में है, PDMAs भी मैदान में है, सूबाई हुकूमतों की भी जो कैपेसिटी है। देखें, इशू तो हमारा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, हमने अब तक इसको एड्रेस करने में क्या, यानी हमारे पास इसकी यानी 2022 का हमारा जो क्लाइमेट पॉलिसी है या उसका जो प्लान है, उसमें हमने कब उस पर कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हमने लोगों को अवेयर किया है कि इस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा होंगी। अभी देखिए आपके नॉर्थ में इस वक्त क्लाउड बर्स्ट की इतलात हैं, आज सुबह से उसकी इतलात हैं, कश्मीर में है, स्वात के इलाके से हैं। अभी मैं 1 घंटा पहले बात कर रहा था, दरिया काबुल जो है वो इस वक्त मजीद उसमें फ्लड की सिचुएशन डेवलप हो रही है, नौशहरा पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो यानी ये एक सूरत हाल मुल्क में है, तो हम सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना है। हम इस डिप्रेशन से निकलें, हम आगे बढ़ें। अच्छा, ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, और ये खैर कल भी हम इस पे प्रोग्राम में बात कर रहे थे। ये आपकी बात दुरुस्त है, थोड़ी तल्ख है, लेकिन सही है कि 2005 का जो ज़लज़ला था या 10 सैलाब था, उसमें जिस तरीके से बढ़ चढ़ के मुहिम चली थी, जिस तरीके से लोग आगे आए थे, क्या वजह है कि इस बार वो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं? ये बात सही कह रहे हैं आपने, अच्छा किया इसकी निशानदेही कर दी। चलें, अगर ताख़ीर हुई भी है तो यहाँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप सब लोग हैं, सबसे हम यही अपील करेंगे कि अब आगे आएँ, क्योंकि अब
पानी जो है वो वाकई सर से गुजरता जा रहा है, बहुत नुकसान हो चुका है। ये जैसे ज़फ़र अब्बास साहब भी कह रहे थे कि खुदा न खास्ता ये कोई बहुत बड़ा इंसानी अलमिया ना बन जाए, हालात इस कदर बुरे हैं। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि अगर आप लोग जो टीवी देख रहे हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग अगर इसमें हिस्सा अपना डालना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से कैसे राब्ते कर सकते हैं, इस पे भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और किस तरीके से आवाम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, कैसे इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है। अरीबा मक्सी साहिबा ने और ज़फ़र अब्बास साहब ने इस सेगमेंट के बाद प्रोग्राम से जाना है, सो इसलिए मैं अरीबा से और ज़फ़र अब्बास साहब से ज़रा पहले सवाल कर लूँ और उसके बाद में शाहिद इकबाल साहब और फराज शाह साहबा की तरफ आती हूँ। मुझे बताइए अरीबा कि आपने जैसे खुद कहा कि ऑब्वियसली वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, रसाई नहीं है, तो जो चीज़ें फराहम की जा रही हैं, जैसे आपने कहा कि आर्मी की मदद ली गई, एरियल ड्रॉपिंग है, सब कुछ है, अवाम वहाँ कैसे मदद कर सकती है? वो जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो खुराक है, दवाइयाँ हैं, टेंट्स हैं, जो कुछ भी है, वो कहाँ पर दी जाएं, वो कैसे मदद की जाए? क्योंकि सड़कें नहीं हैं, खुद तो लोग कोई जा नहीं सकते, तो आप क्या बताएंगी लोगों को कहाँ पे वो डोनेट कर सकते हैं अगर चाहें तो? बलोचिस्तान में BYEC है, 7 ऑर्गेनाइजेशन राजनपुर में कर रही है जिन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, अल खिदमत वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप इन किसी को भी डोनेट कर दें। देयर इज द प्राइम मिनिस्टर्स फंड, देयर इज द आर्मी रिलीफ फंड इटसेल्फ। इस वक्त जो बलोचिस्तान का हमारा झलमक्की का सारा है इमदाद का सिलसिला, वो अभी जहाँ पे लाड़काना इज़ द नियरेस्ट एक्सेसिबल एरिया, वहाँ पे अगर लोकेशन पे किसी पे ड्रॉप कर दें, देखिए हमें मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है, स्टोरेज की प्रॉब्लम्स हैं, सोर्सिंग की प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमें आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई कैन पुट यू थ्रू टू द आई कैन गो थ्रू द आर्मी टू एरियल ड्रॉप देम, बिकॉज हेलीकॉप्टर्स सिर्फ मिलिट्री के पास हैं इस वक्त, और इसीलिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें चाहिए और उनकी एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज वी नीड मोर रिसोर्सेज। आर्मी के पास भी इतने हेलीकॉप्टर्स नहीं है जिस मैग्नीट्यूड का ये डिजास्टर है उसके साथ डील करने के लिए। वी नीड अ लॉट मोर। सो आई मीन, और जहाँ तक ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, वी आर ऑब्वियसली वी आर इंट्रेंच्ड इन पोलराइजेशन, वी आर इन डिविजन्स, and it is not a time to divide yourself right now and dwell in that. अगर आप 500 रुपए हैं सिर्फ एक आदमी के एक हफ्ते के राशन के, तो अगर आप 1 रुपया भी डोनेट करें तो यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं कि सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है, हम किसी की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो अपने सियासी व्यूज़ हैं, इस एक सानहे के अंदर खुदा के वास्ते साइड पे रख दीजिए और सिर्फ जिस भी तरीके से जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, जहाँ पे भी आप डोनेट करना चाहते हैं वो कीजिए। ज़फ़र अब्बास साहब, आप अगर इस पर रोशनी डाल सकें कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आवाम डोनेट करे तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहेंगे कि ये लिस्ट है, ये चीज़ें चाहिए, ये आवाम तक पहुंचाएं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दें लोग? देखें, इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, हम बिस्किट, भुना हुआ चना, उसके अलावा दूध के डब्बे टेट्रा पैक, जूस के डब्बे टेट्रा पैक, पानी की बोतलें, ये सामान हम इस वक्त लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों लेकर जा रहे हैं? जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं उनके पास चूल्हा, लकड़ी कुछ नहीं है, और अगर लकड़ी है भी तो गीली लकड़ी है, क्या करेंगे भाई? तो कम से कम जहाँ तक भी पहुँच पा रहे हैं उनको ये सामान दे देंगे तो उनका हफ्ता 10 दिन का जिंदा रहने का सामान हो जाएगा। JDC के जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं, JDC के जितने भी सेंटर हैं,
नुमाइश चौरंगी, 2 तलवार के ऊपर बैठे हुए हैं, सोराबगुट पे जेडीसी के ऑफिस से बैठे हुए हैं, लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ जहाँ जेडीसी के ऑफिस है, हर जगह से ट्रक के ट्रक रवाना हो रहे हैं। हम कर ये रहे हैं, हम डेली 100-150 ट्रक इमदाद भेज रहे हैं। हर शहर में हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचे। हमारे अगर आप हमें देना चाहते हैं, खुदा ने आपको पैसा दिया है, 12,500 रुपये का हमें टेंट पड़ रहा है, वो दे दें आप खरीद के। आप हमें मच्छरदानियाँ दें, 450 रुपये की है। आप हमें खुश्क राशन में, खुश्क में तैयार खाने में, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। हाँ, अभी हमारा जो सिटी लगा है, जो हमने खैरपुर के आगे हमने अपना एक सिटी बनाया खैमों का, इसके अंदर शिफ्टिंग आज रात में हो जाएगी, कल दूसरे सिटी पे काम शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की खैमा बस्तियाँ या सिटी बना रहे हैं आर्जी तौर पर। जब कभी पानी उतरेगा उसके बाद फिर उनके पक्के मकान बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। जितना काम कर रहे हैं जेडीसी फाउंडेशन के पेज के ऊपर देख लें आप। हमारी टीमें इस वक्त 800-900 लोग फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं। हम अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, ये करेंगे वो सोचेंगे, नहीं, हम ग्राउंड में हैं, हम काम कर रहे हैं। हमने आज अपना पहला सिटी मुकम्मल कर दिया खैमों का, उसकी तस्वीरें वीडियोस लोड कर दी, देख लें लोग। हम भी उसी तरह ऑर्डर दे रहे हैं। किसी खैमे वाले को 5,000 बोल रहे तो वो 800 खैमे दे रहा है, वो 600 दे रहा है, लेकिन जो कुछ आ रहा है वो हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक मैं पिछले 2 दिन से ये बात कर रही हूँ, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश करते हैं इस क्राइसिस में। तो ये वक्त अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने का नहीं है, ये वक्त आपके कारोबार को बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि बहुत जगहों पे, जैसे आपने भी खैमों का जिक्र किया, टेंट्स की कीमतें, ये हमारे पास इत्तलात हैं कि यहाँ जहाँ पे अगर 2,000, 3,000, 4,000 का मिल रहा था, तो लोगों ने डबल ट्रिपल कीमतें लगाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई कि इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तो ये खुदा का वास्ता है, ये काम मत करें। ज़फ़र अब्बा जी जी फरमाइए। ऐसे ही वाक़या मेरे साथ हैदराबाद में पेश आया। मैंने एक जगह से सैकड़ों टेंट खरीदे। जब मैंने उससे दोबारा बात की कि मुझे मज़ीद 2,000 टेंट चाहिए, उसने कहा ठीक है, वो टेंट आपको 12,500 का देता है, ये टेंट आपको हम 16,500 का देंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई वहाँ खड़े होकर, मैंने कहा भाई तुम 3 गुना पैसे मांगोगे ना, मैं लोगों की जानें बचाने के लिए तुमसे खरीदूंगा। उसका रिजल्ट क्या आया कि आज सिंध पुलिस ने हैदराबाद में उस दुकानदार को पकड़ के जेल में बंद किया है, और अब वो दुकानदार कह रहा है मैं उसी रेट में बेचूंगा जिसमें पहले बेचा था, जितने ऑर्डर है मुझसे आके ले लो। तो भाई सिंध गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सपोर्ट कर रही है। मुराद अली शाह साहब खुद फील्ड में उतरे हुए हैं, और सिंध पुलिस भी बहुत सपोर्ट कर रही है, रेंजर्स, आर्मी सब सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग उतर रहे हैं फील्ड में, अल्लाह उनको इज्जत दे, तरक्की दे, सेहत दे। इस वक्त ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत है जो इस पानी के अंदर उतरे, घंटों इंतजार करें ट्रैफिक जैम में, और मुसीबत ज़दा तक पहुंचे और मदद करें। खुदा के वास्ते वो रजाकार जिनको टिकटॉक बनानी है, स्नैप बनानी है, हमारे कारवानों में शामिल होकर हमारे लिए दर्द सर ना पैदा करें। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमारे इतने बड़े कानवाए जा रहे हैं, हम आपको वहां से वापस छोड़ने कैसे आए? अम्मी याद आ रही हैं, अब्बू याद आ रहे हैं, हमें पता है आप टिकटॉक बनाने जा रहे हो यार, आपको स्नैप, भाई वो किसी और गाड़ी में जाके कर लो। हमारे जो इस वक्त बड़े ऑपरेशन जो लोग कर रहे हैं, वो उन लोगों को भी हो रहा है, प्लीज। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। जो रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें कहीं पे रुकावट पैदा ना करें। और बहुत शुक्रिया ज़फ़र अब्बास साहब आपका और रीबा मक्सी साहब आपका। फ़राह शाह साहबा, आपसे मेरा एक सवाल, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले अभी पहले भी बात की, शायद इकबाल साहब भी बता रहे थे कि बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा अगर मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी बात करूँ तो 30 से 40% जो है वो वहाँ तो आप वो एक्सेस ही नहीं कर सकते उस इलाके को। क्या ऐसी इत्तलात कैसे मिल रही हैं कि अगर कहीं पर लोग फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं, तो उनको किस तरीके से निकाला जा रहा है? क्या वहाँ पर टीमें मौजूद हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग शायद अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा है, टेलीफोन सर्विस नहीं है, कोई सिग्नल्स नहीं है, सब कुछ, सारा निज़ाम जो दरहम बरहम है। सो किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मामला? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मवासलात का निज़ाम जो है वो वाकई वहाँ पर दरम बरम है। जिस तरीके से कोयटा में भी 2 दिन पहले से शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, और कोयटा से मुंसलिक इलाके भी। और ये मैं आपको बताऊं कि अब हमने भी, और हमारी जो भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, तमाम स्टेक होल्डर्स जो बेहतर हालात में इन इलाकों में लोग हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं, और वो भी निशानदही कर रहे हैं कि जैसे कोई नेटवर्क बहाल होता है तो फौरन उनकी तरफ से पिक्चर्स और इत्तलात आ जाती हैं कि जहां पर इंतजामिया अभी तक नहीं पहुंच पाई, तो उनकी मदद से भी इंतजामिया वहां पर पहुंच रही है। और मैं यहाँ बताऊं सादिया कि बलूचिस्तान को मैं पिछले 2.5 महीने से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और आप लोगों के प्रोग्राम्स के जरिए सबको ये बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा तबाही आई है वहां पर। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों की लाइव स्टॉक चला गया है, पूरे के पूरे घर बह गए हैं लोगों के। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी जितनी भी हमारी ये प्रोमिनेंट एनजीओज हैं, प्राइवेट एनजीओज हैं, इनसे मैं ये भी गुजारिश करती हूँ
कि ये हमसे लिस्ट वगैरह भी मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे अपने वॉलंटियर्स, प्राइवेट वॉलंटियर्स भी फील्ड में उतरे हुए हैं काम करने के लिए। तो हमें ये मुश्किल का एक ये सामना हमें करना पड़ रहा है कि वो हमसे लिस्ट वगैरह इस मौके पे मांग रहे हैं। लोगों के घर बह गए, लोगों के सामान बह गए, उनके शनाख्ती कार्ड बह गए। तो ये टाइम ऐसा है कि हम उनको बिल्कुल देखें, साफ शफाफ हमने बनाना है। जो भी उनकी तरफ से एड आएगा वो इफेक्टिव्स तक पहुंचेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से मतलब कि इस वक्त हम लिस्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस वक्त हमें फौरी मदद की जरूरत है। और इसी सिलसिले में हमने जितने भी प्रोमिनेंट एनजीओज हैं नेशनल लेवल की और प्रोमिनेंट एनजीओज हैं इंटरनेशनल लेवल की, और इस तरीके से यूएन एजेंसी जो हैं उनको बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बलोचिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सादिया। बलोचिस्तान बाकी प्रोविंस से पहले ही बहुत पीछे है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अंडर डेवलप होने की वजह से बिगड़ी रहती है। हमारे रिसोर्सेज बहुत महदूद हैं। बलोचिस्तान की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। जिस तवज्जो के हम हकदार हैं वो तवज्जो कभी दी ही नहीं गई। और अभी भी बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मैं खुद 2.5 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हूँ, प्रोग्राम्स कर रही हूँ कि खुदारा बलोचिस्तान की तरफ तवज्जो करें। और अभी आप हशर देखें कि कितने हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आफत ज़दा करार दे दिए गए हैं। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्सेस इंतजामिया को बहुत मुश्किल है। लोडेड ट्रक खड़े हुए, लेकिन ये है कि पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सैलाबी पानी गुजर रहा है, तो कुछ इलाकों में एक्सेस भी मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बिल्कुल ये अल-खिदमत के वॉलंटियर्स भी वहाँ मौजूद हैं, अखवत भी वहाँ पर मौजूद है, बाकी प्रोमिनेंट एनजीओज भी वहाँ पर हैं। हेड्स ऑफ टू आवर आर्मी कि जिस तरीके से आर्मी का हेलीकॉप्टर भी आप जानती हैं कि पिछले दिनों रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में उन हीरोज ने अपनी जान का नजराना पेश किया। एक बहुत अहम बात सादिया मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगी। मैं 2.5 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्रोग्राम्स कर रही हूँ। हमारे सोशल मीडिया पर मैं देख देख के लोगों को हैरान हूँ कि हाइब्रिड वॉर और ये जो एक्सक्यूज मी, ये सोशल मीडिया पर जो गलत खबरें और बगैर तस्दीक किए आगे से आगे शेयर करना, खुदारा ये बंद कर दें। ये टाइम है यूनाइटेड होने का और उन अफेक्टिव्स की तरफ तवज्जो करने का जिन्हें हमारी बुरे हालात है। है। तो उसमें ऑब्वियसली इस किस्म की कंफ्यूजन्स जो हैं वो ना फैलाई जाएं तो बेहतर है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। शायद इकबाल साहब की तरफ भी आऊंगी, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का। कोशिश करेंगे कि अभी तक जितनी चीज़ें मेहमानों से हमें पता चली हैं उसको ज़रा इसमें सम अप कर दें। एक तो ये कि बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। बलूचिस्तान में बहुत सारी जगह ऐसे हैं, 30-40% बलूचिस्तान का हिस्सा जहाँ रसाई मुमकिन नहीं है, सड़कें नहीं हैं, कोई ज़रिया नहीं है कि आप वहाँ पहुँच सकें। और उन इलाकों में अगर लोग फंस गए हैं सैलाबी पानी के अंदर तो उनसे भी राब्ता मुमकिन नहीं है, वो लोग इत्तला भी नहीं दे सकते क्योंकि मवासलात का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया है। एक चीज़ हमने ये गैदर की अभी तक की जो हमारी डिस्कशन हुई कि प्लीज़ अपने सियासी इख्तलाफात साइड पे रख दें। जिस भी हैसियत में, जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं अवाम की, जो इस वक्त वाकई में मुस्तहिक हैं, जो वाकई इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, उनकी मदद करें। कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहीं पे भी कुछ नहीं कह रही हूँ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जो आपको पसंद है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ चले जाएं। खुद से करना चाहते हैं, आर्मी के रिलीफ फंड हैं, हुकूमतों के हैं, जहाँ जिसको फंड्स देना चाहें या चीज़ें देना चाहें तो आप फराहम कर सकते हैं। खैमों की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली सैलाब की वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है। उन चीज़ों को प्लीज़ देखें। इसमें कुछ अगर मज़ीद आप पहले तो शायद इकबाल साहब ऐड करना चाहें, जो चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो प्लीज़ वो बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का तो अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक इफ़ेक्टिव मॉडल है और हम लोकलाइज मॉडल पे चलते हैं। हमारे यानी इन मुतासिर अज़ला में पहले से हमारे वेयर हाउसेज़ हैं, रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं, हमारा वॉलंटियर है। इस वक्त 82 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर है 0800 444448। उस पर कॉल करके मुख्तलिफ लोग भी अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, डोनेशंस भी दे सकते हैं।
तो एक तो ये सारा सिलसिला पूरे मुल्क में हमारा पहला हुआ है। दूसरी जो आपने बहुत अच्छा समअप किया कि एक तो हमें इस डिज़ास्टर को डिज़ास्टर समझना चाहिए और ये वो वक्त है कि हम आगे आएँ, हम जो हमसे हो सकता है वो करें। हम इस शौक़ में कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे, शायद हम ना पहुँच सकें। जो भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी लगती हो, आपको हुकूमत का फ़ंड अच्छा लगता हो, आपको आर्मी का रिस्पांस जो है उससे आपको तसल्ली हो, तो लोगों को आगे आना चाहिए ताकि ये किसी बड़े यानी हम किसी बड़े अलमिया से बच सके। देखिए अलमिया ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। इस वक्त 3 करोड़ लोग यानी 3 करोड़ इंसान जो हैं वो मुश्किल में हैं। तो ये इदारे, इसके रज़ाकार, ये सारे हाज़िर हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अभी ये जो पिछले 4-5 दिनों से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने भी किए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी दौरा किया है, बाकी भी एक हिलजुल हुई है और मीडिया ने बतौर ख़ास इसको पिछले 4-5 दिन जो अपनी मेन जो टाइमिंग है उसमें वक्त दिया है, तो इससे इंशाअल्लाह ये लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जो आपने निशानदेही की थी पहले अपनी बात के अंदर, वो आपकी बात दुरुस्त है। तकलीफ होती है चीज़ देखते हुए, लेकिन आपने कहा था कि जो 2005 में रिस्पॉन्स था, 10 में रिस्पॉन्स था, वो अभी तक नहीं है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा। क्या वजह है आपकी नज़र में इसकी? देखिए एक तो हम यानी मीडिया पर यानी माजरत के साथ हम गैर ज़रूरी और छोटी चीज़ों में और एक ज़मानत हुई या नहीं हुई या कैसे हुई ना, तो देखें यानी 3 करोड़ इंसानों का मामला है। अगर उस वक्त फ़र्ज़ करें 1 करोड़ इंसानों का भी था, और मैं कहूँ कि 1 करोड़ भी नहीं, अगर एक इंसान की ज़िंदगी का भी मामला था तो उसको सीरियस लेना चाहिए। और वो मोमेंटम जो था वो उस वक्त थोड़ा सा जिस तरह पॉलिटिकली डिवाइड है, देखें यानी आज आपकी अपील्स ही देख लें, एक अलग अपील हो रही है, एक अलग अपील हो रही है। मेरा अब भी ये ख्याल है एक नेशनल लेवल का, एक स्टेट लेवल का रिस्पॉन्स जो है वो इस मसले का हल है। तमाम हुकूमतें, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इंतज़ामिया एक पेज पर आएँ, इस मामले की नोयत को समझें और फिर आवाम भी उनके पीछे खड़ी होगी। जिस तरह हमने 12 मिसालें दी 2005 की, 2010 की, और इसको लेकर चलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से होगा और इसके लिए मेरा ख्याल है तमाम लोगों को आगे आना होगा। सही, मीडिया भी आप समझते हैं और ऑब्वियसली जो जिस तरीके से जो सियासी सूरत हाल रही, मैं तो ऑब्वियसली मैं फराह शाह साहिबा ने तो जिक्र किया, मैं इनकी बात नहीं करी। यकीनी तौर पे इन लोगों की तरफ से 2-2.5 महीने से चीज़ चल रही थी। उन्होंने खुद भी बताया कि वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी, लेकिन अगर हम अपनी यहाँ पर कौमी क़यादत को देखें तो उनकी तरफ से बहुत डिले के साथ बहुत लेट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, दौरे भी जो हैं वो अभी शुरू हुए हैं। सो अगर यही चीज़ पहले हो जाती तो शायद इस पूरे प्रोसेस को आप एक्सपीडाइट कर सकते थे, कुछ नुकसान से जो है वो बचा जा सकता था। क्या फराह शाह साहिबा क्या कहेंगी इस पे आप आखिर में? जी बिल्कुल, देखिए वही मैं बात आ जाती है ना कि देखिए कोऑर्डिनेशन तो थी, मतलब फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो भी इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन थी वो थी। प्राइम मिनिस्टर भी खुद बड़ा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और वो बार बार दौरे भी कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आर्मी चीफ का कि उन्होंने भी कई बार दौरे किए हैं और अभी भी कल उन्होंने जितने भी इलाके थे जो सैलाब ज़दगान थे उनसे वो खुद प्राइवेटली जाकर मिले भी हैं। और ये देखिए ये टाइम है कि हम सब ने यकजा होकर बहैसियत जिस तरह एक कौम के हमने यकजा होकर इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ उन अफेक्टिव्स के बारे में सोचना है। और मैं यहाँ आपको ये बताऊँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि हमें कोऑर्डिनेशन एक साथ मिलकर एक नेशनल लेवल पर जो हमने चैरिटी रेज करनी है और तमाम दुनिया को बल्कि इस तरफ मुतवज्जो भी करवाना है, क्योंकि इस वक्त देखें रिसोर्सेज की ना सिर्फ बलूचिस्तान में कमी है बल्कि पाकिस्तान को भी रिसोर्सेज की कमी है। और जिस लेवल की सादिया तबाही आई है इस वक्त, तो जितना भी जिससे हो सकता है और स्पेशली ये सोशल मीडिया का गन खुदारा बंद कर दें, बगैर तस्दीक के आगे शेयर ना करें और आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज भी इस वक्त चैरिटी होगी अगर वो पॉजिटिव वे में चला जाए। तो ये वक्त है कि हम सब मुत्तहिद हो जाए, मिलकर जितना जिससे कंट्रीब्यूशन। आपको लग रहा है कि इस टाइम पे सोशल मीडिया ने बहुत काम खराब किया है, बहुत सारी चीजें जो है वो गलत लोगों को कन्वे हो रही हैं? सादिया बहुत ज्यादा, और सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स दिखाई जा रही थी वो बलूचिस्तान की पिक्चर्स ही नहीं थी। किसी ने तो ईरान की 4 लाशें लगा के और कह दिया कि देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये खुदारा सोशल मीडिया, ये हाइब्रिड वॉर आपके अपने मुल्क को कमजोर कर रहा है। तो इससे भी हमें बचना है और साथ साथ लाजमी बात है ये वक्त है कि हम सब यकजा होके उन अफेक्टीज जो सैलाब की वजह से सड़कों पर पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान करना है और जितना जिससे हो सकता है आगे बढ़ के मदद करें। जी
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फराह शाह शाहिद इकबाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आखिर में सिर्फ इतना ही कि सब ये इस चीज़ पर सबका मौक़िफ़ एक ही है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो इस वक्त नज़र आनी चाहिए। कुछ अरसे के लिए अपने सियासी इख्तलाफात को साइड पर रख दें और अवाम जो देख रहे हैं इनफरादी सतह पर जो आपसे बन सकता है वो आप ज़रूर करें। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेट करना है, जहाँ पर भी आपको लगता है या आपकी तसल्ली होती है कि वो सही काम कर रही है, वहाँ पर एक प्लीज़ करें, लेकिन आगे आएँ। और इस मुसीबत की घड़ी में जो हमारे बहन भाई फंसे हुए हैं सैलाब की वजह से, उनका रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, जो वहाँ से निकल आए हैं, रेस्क्यू कर लिए गए हैं, उनको रिलीफ एफर्ट्स में जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, उन तक चीज़ें खाने पीने की नहीं पहुँच रही हैं, उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।